फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली मैं एकदम सुपर फिट हूँ। शारीरिक, मेंटली, मानसिक रूप से, स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से एंड फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से। वाई राइट ऑल दिस? ऐसा क्यों लिखें, क्यों बोले, क्यों सोचे? Refocusing on what you want to will take you to the direction you want. जब आप बार बार ध्यान केंद्रित करते हैं उस जगह पर जहां आपको जाना है, तो ऑटोमेटिकली आप उस जगह पर जाने लगते हैं, क्योंकि आप बार बार उसको एनर्जाइज कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं अपने फोकस के थ्रू। और सुबह मैंने आपको बताया था, wherever focus goes, energy flows. You see, we seem to create our lives out of our perceptions. आप देखिए, हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं हमारे परसेप्शंस का मतलब होता है उम्मीदों के जरिए। If we focus on lack, we get more lack. अगर हम कमी के ऊपर फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें और ज़्यादा कमी की प्राप्ति होती है। Our perception, if we focus on riches, we get more riches. और इसके विपरीत अगर हम बार बार फोकस करते हैं धन की तरफ, संपन्नता की तरफ, तो ऑटोमेटिकली हम संपन्नता की तरफ आकर्षित होते हैं या संपन्नता की तरफ बढ़ते हैं। You see, we seem to, our perception becomes a magnet. हमारी परसेप्शन यानी हमारी उम्मीदें मैग्नेट के रूप में हमें उस दिशा में खींचती है जिस भी दिशा में हम बार बार सोचते हैं। राइट? एक क्लासिक एग्जांपल है, साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच खेल रहे थे, यानी 5 दिन का मैच खेल रहे थे। शायद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था या इंडिया के अगेंस्ट था, मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था। एनीवे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उनके जो ओपनिंग बैट्समैन है, डीन एल्गर, कैप्टन भी थे, वो स्लिप में खड़े हुए थे, यानी विकेट कीपर के साथ जो जगह होती है उससे बोलते हैं कैचिंग पोजीशन होती है। तो 8-9 आउट हो चुके थे, क्योंकि वो ओपनिंग बैट्समैन है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो माइंड से वो प्रिपेयर करने लगते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद ड्रेसिंग रूम में चेंज करके उन्हें बैटिंग के लिए आना पड़ता है। तो वो स्लिप पे खड़ा अपने बैटिंग के बारे में सोच रहा था, और जिस पिच पे मैच हो रहा था वो तेज विकेट था, तो बॉल ऐसे कानों के पास से निकल रही थी। तो वो स्लिप पे खड़ा प्रैक्टिस कर रहा था कि बॉल आएगी, मैं ऐसे छोड़ दूंगा। इस तरीके से अपने माइंड में उसने बैटिंग की रील चला रखी थी। गेम शुरू हो गया, वो ऐसे खड़ा हुआ था कैच पकड़ने के लिए, उसके पास कैच आई, कैच पकड़ने की जगह, अटेम्प्ट करने की जगह वो बैठ गया, उसने छोड़ दिया। वो बार बार जो आपके दिमाग में चल रहा होता है, ऑटोमेटिकली आप उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आवर परसेप्शन, हमारी उम्मीदें मैग्नेट के रूप में हमें उस दिशा में लेके जाती है जहां हम बार बार फोकस करते हैं। If you don't consciously select where you want to go, you will go where your unconscious wants you to go. अगर आप जानबूझ करके ये नहीं चुनेंगे आपको कहाँ जाना है, तो अनजाने में आप वहीं जाएंगे जो ऑलरेडी आपके दिमाग में फीड हो रखा है। और आपके दिमाग में क्या फीड हो रखा है? तुम ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम ये नहीं बन सकते, तुम यहाँ तक कर सकते हो, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, साधारण और साधारण की तरह सोचो, ज़्यादा बड़ा मत सोचो, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ को गवर्न करेगी अगर आप जानबूझ करके नहीं चुनोगे आपको चाहिए क्या। स्विट्जरलैंड के एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए कार्ल जंग, इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। उन्होंने लिखा, Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. जब तक बैक ऑफ द माइंड जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, या जो आपके अंदर रह करके प्रेरणा आती है कि मैं भी बड़ा बनूं, मैं भी कुछ अच्छा करूं, मैं भी तरक्की करूं, जब तक आप उसको सामने नहीं लेकर के आओगे, उसके ऊपर जानबूझ करके फोकस नहीं करोगे, तब तक
बाकी लोगों ने आपकी फीडिंग कर रखी है जो कि एक एवरेज फीडिंग है या बहुत एवरेज प्रोग्रामिंग है, वो आपको चलाएगी और फिर आप उसे फेट यानी कि मुकद्दर का नाम दोगे। उस तरीके से अगर हम देखें तो हम में से ज़्यादातर लोग ऑटो पायलट हैं। ऑटो पायलट किसको बोलते हैं? जब प्लेन उड़ जाता है तो पायलट प्लेन को ऑटोमेटिक मोड पे डाल देता है, यानी कि उसके बाद मशीन प्लेन उड़ाती रहती है, वो उसको छोड़ के आराम से घूम सकता है, सो सकता है, बाथरूम जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार वो एयरबॉर्न हो गया, देन मशीन इज टेकिंग केयर ऑफ इट, वो ऑटोमेटिक मोड पर है। ये चीज़ यहाँ पे गई है। उस लिहाज से अगर हम देखें, हम में से ज़्यादातर लोग ऑटो पायलट हैं। We simply haven't realized we can take the control. हमने सिंपली इस चीज़ को एहसास नहीं किया, रियलाइज नहीं किया कि हम अपने जीवन का कंट्रोल अपने फोकस के जरिए अपने हाथ में ले सकते हैं। Knowing what you want helps you aim your life in the direction you want to take it. ये जानने से कि आपको चाहिए क्या, आपको मदद करता है उस दिशा में जाने के लिए जहां आप अपने जीवन को ले जाना चाहते हैं। जैसे सुबह आपको सतपाल जी ने एग्जाम्पल दिया था, सुबह वाली जो एक्सरसाइज थी वो थी ये जानने के लिए आप यहाँ हैं, उसके बाद क्या चाहिए से ये यहाँ है। जब आप यहाँ से खड़े होके अब आपको पता है ये डिस्टेंस तय करना है, जब आपको यही नहीं पता आपको चाहिए क्या, तो आप जाएंगे कहाँ? वेयर विल यू गो? सपोज कल जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे, आप में से किसी को रास्ता नहीं पता, तो आप गूगल लगाएंगे, तो गूगल आपसे क्या पूछता है? डेस्टिनेशन। अगर डेस्टिनेशन डालोगे तभी तो वो आपको डायरेक्शन देगा, डेस्टिनेशन ही नहीं डालोगे तो डायरेक्शन कैसे देगा? अंडरस्टैंड? यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। There is more to it. इसमें और भी ज़्यादा गहराई है इस बात में। Even though you may think you know what you want, you may have to look deeper to discover what you really want. हो सकता है आपको लगे आपकी मुझे पता है मुझे चाहिए क्या, लेकिन शायद आपको अपने अंदर और ज़्यादा गहनता से या गहराई से झांकने की ज़रूरत है, ये समझने के लिए कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या। जैसे एक बार एक राइटर थे और उन्होंने, वो काफ़ी सफल राइटर थे, उन्होंने एक वर्कशॉप के लिए रजिस्टर किया क्योंकि वो अपने को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते थे। जब वो उस वर्कशॉप पे गए तो ट्रेनर ने उनसे पूछा कि आप राइटर कैसे बने, तो उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे क्षमता दी थी और शुरू से मैं अच्छा लगता था इसलिए मैं राइटर बन गया। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप और भी ज़्यादा इस चीज़ को अपने अंदर झांकें। तो झांकने के बाद भी उन्हें प्रॉपरली उत्तर नहीं मिला, तो ट्रेनर ने उनसे पूछा चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करता हूँ, आप ये बताइए आपने पहली बार कुछ भी कब लिखा? उसने दिमाग पे जोर डाला, बोला जब मैं 6th क्लास में था तो हमें सबको पूरी क्लास को एक ऐसे यानी निबंध लिखने के लिए दिया गया था, और क्लास टीचर को मेरा ऐसे इतना पसंद आया, उसने पूरी क्लास में पढ़कर वो ऐसे सुनाया और सभी बच्चों को कहा कि इतना अच्छा लिखने के लिए हम इसके लिए क्लैपिंग करेंगे। सबने मेरे लिए क्लैपिंग करी, मुझे बड़ा आनंद आया। और फिर क्या हुआ? और फिर थोड़े टाइम बाद हमारे, ये यूनिट टेस्ट की बात है, थोड़े टाइम बाद हमारे हाफ ईयरली एग्जाम हुए, उसमें भी ऐसे लिखने को आया, और इस बार भी मेरे टीचर को मेरा ऐसे पहले से भी ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने वो प्रिंसिपल को दिखाया। मतलब उसके बाद बोला अगले दिन मॉर्निंग असेंबली में पूरे स्कूल के सामने मेरा ऐसे पढ़ा गया, प्रिंसिपल ने मुझे प्रेज किया और पूरे स्कूल ने मेरे लिए अप्रिशिएट किया, मेरे लिए क्लैपिंग करी और मुझे बहुत मज़ा आया। ओके, उसके बाद फिर कब लिखा? फिर मैं स्कूल के लिए पोएट्री और छोटी छोटी स्टोरीज लिखने लगा जो स्कूल की मैगजीन्स में छपने लगी। बोलो उससे क्या हुआ? बोलो जब स्कूल की मैगजीन में मेरी राइटअप्स छपने लगे तो लोग मुझे जानने लगे, मेरे से बड़ी क्लास वाले भी मुझे इज्जत देने लगे, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। तो फिर क्या हुआ? तो फिर धीरे धीरे मेरे टीचर ने मुझे इनकरेज किया कि आप इतना अच्छा लिखते हो
आप बाहर के लिए भी लिखा करो, यानी कि आप बाहर की जो बुक्स होती हैं उसमें भी आप अपनी लिखी हुई पोएम्स एंड स्टोरीज भेजो। तो फिर क्या हुआ, बोलो मैंने भेजी और वो बाहर की किताब में भी छपी। वहाँ से मुझे छोटा सा एक मनी ऑर्डर आया और मुझे ऐसा लगा कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे मैं लिखता गया, मुझे एप्रिसिएशन मिलती चली गई और मैं राइटर बनता चला गया। और जितना लिखता गया उतना लोगों का प्यार मिला, उतना सम्मान मिला, पैसे तो मिले ही मिले। तो अल्टीमेटली ये व्यक्ति जो राइटर बना, ये क्या चाहता था? ये चाहता था प्यार, सम्मान, डिग्निटी के साथ पैसा। और हर एक व्यक्ति चाहता है लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड मनी विद डिग्निटी। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि हो सकता है आपको लगे, जबकि प्रथम बार जब इससे पूछा था आप राइटर कैसे बने, तो इसने कहा भगवान ने मुझे टैलेंट दिया था, मैं लिखने लगा और मैं बन गया। जबकि सच्चाई डीपली जाने पर और ये कनेक्ट कर पाएगा। उसके बाद फिर इसने और अपने जीवन का बेहतरीन काम किया जब इसको सोर्स पता लगा। पॉलिटिशियन में भी अच्छा है, हु नेवर गॉट इनफ अटेंशन। हो सकता है एक व्यक्ति आज एक पॉलिटिशियन हो और पूरा मीडिया उसके पीछे भागता हो, लेकिन जब ये छोटा बच्चा था इसको कभी अटेंशन नहीं मिली और अटेंशन लेने के लिए ही शायद ये पॉलिटिक्स में आया हो। फ्रीडम एंड पावर कम फ्रॉम नोइंग व्हाट यू वांट विदाउट बीइंग अ प्रिजनर टू व्हाट यू वांट। फ्रीडम एंड पावर दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। फ्रीडम यानी आज़ादी, पावर यानी कि ताकत। ये आपको कब मिलती है? इसके दो भाग हैं। चरण एक, जब आपको पहले ये पता हो आपको चाहिए क्या, और दूसरा उस चाहत को किस तरीके से प्राप्त करना, यानी कि आप उसकी कैदी ना बन जाए। कैदी ना बनने का अर्थ है कि उसको प्राप्त करने के लिए सही और गलत का डिफरेंस जब तक आप ना भूल जाएं। जैसे अगर बिजनेस टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं, सपोज किसी का लक्ष्य है कि उसे जैसे V20 और हुआ, से V20 क्वालिफाई करना है। अब सही तरीका क्या है? खुद प्रोडक्ट सीखना, डेमो करना, उसे मूव ऑन करना, प्रोडक्ट अपॉइंटमेंट्स करना, ये सही तरीका। गलत तरीका क्या है? प्रोडक्ट लिया और जबरदस्ती किसी को टिका दिया झूठ सच बोल करके, ये भी एक तरीका है, लेकिन वो गलत तरीका है। तो ऐसे अगर आप कर भी लेंगे तो उससे आपका बिजनेस बिल्ड नहीं होगा। जब हमने थाईलैंड का ट्रिप अनाउंस किया था तो हमारी सोच उसके पीछे थी कि इसके जरिए लोग अपने नेटवर्क को बढ़ा पाए और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। लेकिन दुर्भाग्यवश ज़्यादातर लोगों ने सामान खरीद करके घर में डाल दिया। तो हमने कोई ट्रैवल कंपनी नहीं खोली हुई, या हमने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना था कि हमने 8000 लोगों को थाईलैंड क्वालिफाई करा दिया। वो हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य था जिससे आपके व्यापार बिल्ड करने में मदद हो। लेकिन शॉर्टकट ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि वो थाईलैंड जाने के पीछे कहूँ तो इतने बावले हो गए, कई लोगों ने तो 2.5-3 लाख रुपए का सामान घर में भर के रख लिया। और ऐसे महान लोग हैं। एक बुढ़ऊ है पंजाब का, 72-73 साल का, वो हार्ट पेशेंट था। जिस दिन उसको जाना था, जाने से 15 दिन पहले उसके स्टंट बढ़ गए। जब स्टंट बढ़ गए तो डॉक्टर ने भी उसको कहा भाई खुद मत जा। अपलाइन तक बात पहुंची, हमने भी कहा मत जा, बेटे को भेज दे, अभी एडजस्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसे तो पानी लेना, पानी ये लेना, मैं जाऊंगा। पानी भी है। अब जिस दिन जाना था तबीयत बिगड़ गई, जाना अलाउ नहीं किया। अब उसका फोन आया कि मेरे पास इतने का सामान बचा हुआ है, मैं क्या करूं? मैंने कहा आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैंने थोड़ी खरीदवाया था आपको, मैं क्या बताऊं आपको? आप जानो, आपका काम जाने। जब आपको समय रहते हुए बताया था कि आप छोड़ दो, आप बेटे को भेज दो, तब तो आप गए नहीं। अब आपके नाम पे कंपनी ने टिकट बुक कर दी, सारी चीज़ बुक कर दी। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पीछे मत दौड़िए आप, एंड मैं आपकी हेल्प करूँगा भी नहीं, और कर सकता हूँ तो भी नहीं करूँगा, क्यों? गलती आपकी है। सो फ्रीडम एंड पावर कब मिलती है? जब आपको ये बताओ आपको चाहिए क्या, बट एट द सेम टाइम
उसको अचीव करने के लिए आप राइट प्रोसेस पर हो, राइट पाथ पर हो। किसी को क्राउन बनना है, सही तरीका क्या है? आप 6 ग्रुप डेवलप करो, उनमें लोगों के ड्रीम बिल्ड करना, उनको सिखाना, गाइड करना, ट्रेन करना, ये सही तरीका है। गलत तरीका क्या है? 6 लोगों को पकड़ो, उनके पैसे लगवा दो, बन जाओ राइट। उसके बाद उनका फोन उठाना बंद कर दो। उससे क्या होगा? एक बार बिजनेस बिल्ड होगा, एक बार टाइटल मिल जाएगा, तमगा मिल जाएगा, ये ऐसे तमगे, इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन उससे बिजनेस बिल्ड नहीं होगा, तो उससे ना फ्रीडम मिलेगी, ना पावर मिलेगी, ना कोई हेल्प होगी। बहुत लोग ये काम करते हैं, तो जो लोग ये काम करते हैं उनको ना फ्रीडम मिलती, ना पावर मिलती, बस टाइटल ही मिलता है। बाद में वो टाइटल को चाटते हैं। तो ये काम नहीं करना। बट देयर इज अनदर रीजन फॉर नोइंग एंड स्टेटिंग योर इंटेंशन। एक और कारण है जानने का और अपनी इंटेंशन को सर्वघोषित करने का। When you declare, जब आप डिक्लेयर कर देते हैं क्या कि मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं यहाँ पहुंचूंगा, मैं ये हासिल करूंगा, मेरा गोल ये है, मेरा ड्रीम ये है, मेरा लक्ष्य ये है। जब आप इसको डिक्लेयर कर देते हैं ओपनली, यू बिगिन टू डिस्कवर ऑल द थिंग्स इन द वे ऑफ इट हैपनिंग। आप डिस्कवर करते हैं या खोजते हैं या नेचर आपको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। यू में से यू वांट टू पे ऑफ योर हाउस। हो सकता है कोई कहे कि मैं इतना पैसा कमाऊं कि जो लोन है मेरे घर का वो मैं एक बार में उतार दूं, ताकि आप फ्री हो जाएं बिग पेमेंट से या EMI से या लोन से। बट सडनली हेयर कम्स ऑल द ऑब्जेक्शन। बट यहाँ हम देखते हैं ऑब्जेक्शंस आते हैं। ऑब्जेक्शन क्या? जैसे आई डोंट मेक इनफ मनी टू पे ऑफ माई हाउस। अभी तो मेरा इतना चेक है नहीं, मैं यहाँ कैसे पहुँचूँगा, ये कैसे होगा, अभी तक तो किसी ने ये नहीं किया। ये ऑब्जेक्शन कहाँ से आते हैं? ये हमारे अंदर से आते हैं। आगे बढ़ने की प्रेरणा भी हमारे अंदर से आती है, ऑब्जेक्शंस भी हमारे अंदर से आते हैं। ये दोनों ही भाग हमारे अंदर वास करते हैं। इनको मैं कहता हूँ स्मॉल मी एंड बिग मी। अर्थात हिंदी में कहूँ तो छोटा मैं और बड़ा मैं। बिग मी का काम क्या है? बड़े मैं का काम क्या है? आपको प्रेरणा भरे विचार देना, आपको प्रेरित करना। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ये विचार जब भी आपके अंदर आते हैं, ये परिणाम है आपके बिग मी के जागृत होने का। अड़ाभी के अंदर से ऑब्जेक्शन भी आता है, डाउट भी आता है, कैसे होगा, अब तक तो नहीं हुआ, अब तक तो ऐसे हो जाना चाहिए था, अब तक तो वैसे हो जाना चाहिए था, ये होगा या नहीं होगा, ये मुश्किल है, वो मुश्किल है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ये जो डाउट भरे विचार हैं, ये हमारे अंदर का जो स्मॉल मी हमारे अंदर वास करता है, ये उसका काम है डाउट को पैदा करना। यानी छोटे मैं का काम है आपको छोटा रखना, बड़े मैं का काम है आपको बड़ा बनाना। दोनों की पावर बराबर है। अब मान लीजिए 2 लोगों की लड़ाई हो रही है जो हर चीज़ में बराबर है, फिजिकली, मेंटली, हर एक तरीके से, टेक्निक में, सब कुछ। और तीसरा एक व्यक्ति है, वो तीसरा व्यक्ति जिसके साथ भी हो जाएगा ऑब्वियसली उसकी पावर बढ़ जाएगी। तो ज़्यादातर लोग जाने अनजाने अपने स्मॉल मी को बैकअप करते हैं और बिग मी को बैकअप ना के बराबर करते हैं या बहुत कम करते हैं। इसलिए धीरे धीरे स्मॉल मी ताकतवर होता जाता है और बिग मी कमज़ोर होता जाता है। तो आपको इसके अपोजिट करना है, आपको अपने बिग मी को हमेशा बकअप करना है, बैकअप करना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो गलती ना करता हो, नहीं तो वो भगवान हो जाए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने लक्ष्य को हर बार हासिल कर ले, नहीं कर पाते एवरीबॉडी। ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं जो कभी कोई चुनाव ना हारा हो। ऐसा कोई हीरो नहीं जिसकी सारी मूवी हिट हुई हो। इट हैपेंस विद एवरीबॉडी।
पर जो सक्सेसफुल लोग हैं वो लगातार अपने को, अपने बिग मी को बैकअप करते हैं, एंड दैट इज द रीजन। अपने को लगातार बैकअप करने की वजह से वो अपने बिग मी को मजबूत बनाए रखते हैं, और बिग मी उन्हें मजबूत बनाता है इस प्रोसेस में, जिसकी वजह से वो अचीव कर पाते हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं। यू नो व्हाट आई मीन? इट्स इजी टू कम अप विद ऑब्जेक्शंस। बड़ा नॉर्मल है ऑब्जेक्शंस का आना, डाउट का आना, संदेह का आना, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द सारे डाउट वाले लोग हैं, राइट। हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोगों की कतारें लगी हुई हैं जिनके छोटे भी उनके ऊपर हावी हैं, और वो अपना छोटा भी हमारे ऊपर ट्रांसफर करने में लगे रहते हैं, जानने में अनजाने में, राइट। सो द ट्रिक इज टू रिजॉल्व दोज ऑब्जेक्शंस अंटिल यू आर क्लियर इनसाइड। इसमें ट्रिक क्या है? उन ऑब्जेक्शंस को डिसॉल्व करना, खत्म करना, जब तक आप अंदर से क्लियर ना हो जाए, यानी कि जो भी अंदर का द्वंद्व है वो ना खत्म हो जाए। जैसे बहुत लोगों को एक गलतफहमी होती है कि या तो आप स्पिरिचुअल बन सकते हैं या रिच बन सकते हैं, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का आपकी रिचनेस से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अगर आप रिच हैं तो रिचनेस का मतलब क्या है? पावर, यानी कि साधन। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो उस साधन से आप अच्छे ही कार्य करेंगे और उसका सदुपयोग कर पाएंगे। मनी इज अ पावर, लाइक इलेक्ट्रिसिटी इज अ पावर। जितने लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि बिजली की वजह से एसी चल रहा है, अगर बिजली अभी ना हो, अंधेरा हो जाए, हम क्लास कंटिन्यू नहीं कर सकते, बिजली ना हो, माइक ना चले, आप मेरी बात नहीं सुन सकते, स्क्रीन पे डिस्टर्बेंस हो जाती है तो हमें रुकना पड़ता है, ये सब बिजली की मेहरबानी है। तो बिजली अच्छी है या खराब है? अच्छी है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपकी गीली उंगली करके सॉकेट में घुसेड़ूं तो बुरी है, और मैं फिर पूछूं बिजली अच्छी है, तो आपके विचार बदल जाएंगे तुरंत। तो बिजली ना अच्छी है ना खराब है, वो एक पावर है। पावर कभी अच्छी खराब नहीं होती, पावर का सदुपयोग उसे बेहतर बनाता है, दुरुपयोग उसे खराब। बड़ी सीधी सी चीज़ है।